अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। ब्याज दरों को 5.25% से 5.5% के बीच स्थिर रखा है। हालांकि बैंक की तरफ से संकेत दिया गया है कि इस साल के अंत तक उसकी तरफ से ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की जा सकती है। मार्च 2022 से लेकर अब तक अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 525 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है, जो इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हुई बढ़ोतरी के मुकाबले लगभग दोगुनी है। मई 2022 से अब तक आरबीआई की तरफ से पॉलिसी दरों में 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की जा चुकी है। बाजार दरअसल कान लगाए ये सुनने की कोशिश कर रहा था कि ब्याज दरें घूमनी कब शुरू होंगी, लौटनी कब शुरू होंगी, यू टर्न कब लेगा, लेकिन बोल फेडरल रिजर्व के चीफ ने कुछ और ही दिया। सर, आउटलुक को कैसे समझा जाए, इसका क्या अनुमान लगाया जाए? ये फेडरल रिजर्व की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में सबको ये पता था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। फेडरल रिजर्व फिलहाल एक पॉज रखेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर थी कि फेडरल रिजर्व आगे की ट्रेजेक्टरी क्या बताता, आगे की दिशा क्या बताता। और इस पर पूरी दुनिया में टोक्यो के, चाइना के ऑस्ट्रेलिया के, भारतीय बाजारों को की निगाह थी कि फेडरल रिजर्व आगे किस दिशा में जाने की बात करता है। और वही आउटलुक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बाद पूरी दुनिया में काफ़ी कुछ अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में बदलेगा। हर अलग अलग बाजार में उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फेडरल रिजर्व ने यह कहा कि वो एक बढ़ोतरी और कर सकता है, यानी एक बढ़ोतरी की संभावना और ज़्यादा दिखाई दे रही है फिलहाल महंगाई की स्थिति में। पर उससे ज़्यादा बड़ी बात फेडरल रिजर्व ने कहा कि इस साल के अंत तक अमेरिका में ब्याज दरें 5.6% के आसपास रहेंगी। यही प्रोजेक्शन अगले साल जून तक का रहेगा। इसके बाद 2024 के अंत तक ब्याज दरों में थोड़ी कमी आएगी, मामूली 4.6% की कमी आएगी। 2025 के अंत में जाकर के मध्य तक जाकर ब्याज दरों में 3.1% के आसपास की कमी दिखाई देगी। यानी यहां से लेकर, अभी से लेकर अगले 2 साल 3 साल तक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कोई बड़ी कटौती नहीं करने जा रहा और तेज यू टर्न नहीं करने जा रहा, यानी हार्ड लैंडिंग ही है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने वाली है। इस एक प्रोजेक्शन ने बाजारों को और भविष्य के निवेशकों को कई सारे संकेत दिए। पहला संकेत ये दिया कि पूरी दुनिया के बैंकों को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व को लग रहा है कि महंगाई की लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, ये दंगल लंबा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $95 पर पहुँच गई हैं। अमेरिका के बाजार में WTI $90 के आसपास पहुँच चुका है। और भी कई सारे पहलू हैं जो महंगाई को वापस बढ़ा रहे हैं। 70 के दशक में हमने महंगाई के एक दूसरे दौर की वापसी देखी थी, लगभग वैसी स्थिति यहां दिखाई दे रही है। ये प्रोजेक्शन पूरी दुनिया में पूंजी के प्रवाह, बैंकों के बीच में लेन देन, डॉलर के मुकाबले बाकी मुद्राओं की परिस्थिति इस पर असर करेगा। और इसलिए हमने देखा डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी, कुछ कमोडिटीज़ में गिरावट देखी। डॉलर की मजबूती का असर दुनिया की सारी मुद्राओं पर पड़ेगा। तो अगर आप सामान्य रूप से फेडरल रिजर्व के फैसले को समझना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि भारत में भी ब्याज दरें कम होने की जल्दी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। सर, भारत के संदर्भ में इस फैसले के और क्या मायने निकाले जाएं? भारत के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो भारतीय करेंसी अमेरिका में ब्याज दरों के फैसले से सीधे प्रभावित होती है। डॉलर इंडेक्स जितना मजबूत होता है, रुपया उतना गिरता है। और इस समय जब अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने स्पष्ट रूप से ब्याज दरें बढ़ते रहने की या ऊंची बनी रहने की संभावना 2025 तक जारी कर दी है, तो आप मानकर चलिए कि भारतीय रुपए में कमजोरी भी तब तक जारी रहेगी। यानी डॉलर इंडेक्स ऊंचा है और रुपया कमजोर रहेगा। अब रिजर्व बैंक की दुविधा यहां से शुरू होती है। उसे बाजार में रुपए की कीमत को एक निर्धारित स्तर पर रोकने के लिए दखल देना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार ठीक ठाक है, पर 83 के पार रुपया भी खड़ा हुआ है। और ये बड़ी चुनौती है आयात महंगा होने की स्थिति में भी, जब निर्यात नहीं बढ़ रहे हैं और भारत को हर चीज़ का आयात करना पड़ रहा है। उसमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर एनर्जी तक का आयात है। तो ये इसका मतलब ये है कि आप अगर रुपए से आपका कारोबार जुड़ा है, आप रुपए की विनिमय दर से कहीं प्रभावित होते हैं, तो तैयारी कर लीजिए, रुपया कमज़ोर रहेगा और इसकी कमज़ोरी क्रमशः संतुलित की जाएगी, लेकिन रुपए में कमज़ोरी रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसका असर भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के रुख पर और उनके नज़रिए पर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए फंड्स की कॉस्ट लंबे समय तक बढ़ती रहेगी, अगले 3 साल तक, 2 साल तक बढ़ती रहेगी। और इसलिए हमने देखा कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने हाल फिलहाल में बिकवाली भी की। तो इसका असर भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दिखाई देगा। और तीसरा, भारत के घरेलू बाजार के लिए, जब अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया के सारे देशों में ब्याज दरें ऊँची हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को भी शायद महंगाई की मौजूदा परिस्थिति में ब्याज दरें ऊँची रखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप बचत करता है तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपकी एफडी अभी कम से कम 1-1.5 साल तक 7%, 7.5%, 8% का रिटर्न देती रहेगी। पर कर्ज लेने वाले लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि उनके लिए होम लोन की, कार लोन की दरों में अभी जल्दी किसी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, ऐलान हो रहा था फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का, उससे पहले अमेरिकी शेयर बाजार तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन इसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। सर, अन्य बाजारों में अगर देखें तो कैसी उठापटक दिखी? अब चूंकि डॉलर की मजबूती थी तो हमने गोल्ड की कीमत पर थोड़ा दबाव देखा। इसके अलावा हमने कच्चे तेल की कीमत जो कल 95-96 डॉलर थी उसको घटकर हमने 94 से नीचे आते हुए देखा, लेकिन हालांकि कच्चा तेल 90 डॉलर से ऊपर टिका हुआ है। अब कमोडिटी बाजार में की जो धुरी है वो दोबारा पुनर्स्थापित होगी और नए सिरे से बाजार को देखा जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रूड है, क्योंकि क्रूड के सप्लायर्स को सऊदी अरब और रूस को इस बात की उम्मीद थी कि जेरोम पावेल फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कोई तत्काल कोई कमी नहीं करने जा रहा और ना बहुत तेज़ी से ब्याज दरों में कमी की घोषणा करने जा रहा है। तो उन्होंने इन दोनों प्रमुख देशों ने बाजार में तेल की सप्लाई को कंट्रोल में रखा था। अब अगर कच्चे तेल की कीमतें डॉलर की मजबूती के कारण नीचे जाती हैं तो हमें देखना होगा कि सऊदी और कितनी सख्ती के साथ प्रोडक्शन कट को लागू करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब 95 डॉलर के आसपास कच्चे तेल की कीमत को रखने की कोशिश करेंगे। बाकी कमोडिटीज़ की कीमतों में थोड़ी हमें नरमी दिखाई दी है, लेकिन अब तस्वीर तो स्पष्ट हो गई है अगले 2 साल के लिए। तो 2 साल तक आप अपनी कमर इस बात के लिए कस लीजिए कि तेल भी महंगा होगा, महंगाई भी होगी और ब्याज दरें भी ऊंची रहेंगी। मोटे तौर पर ये तीनों चीज़ें इस तरीके की संभावना बनती दिखाई दे रही, बावजूद इसके कि दुनिया की दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज गिरावट है, हालांकि रिकवरी के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो कल प्रोजेक्शन किया अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने, उसके हिसाब से उन्होंने माना कि थोड़ा सी रिकवरी आएगी, बेरोजगारी की दर में थोड़ी कमी होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेज ग्रोथ रेट अमेरिका की अर्थव्यवस्था में फिलहाल वापस आती नहीं दिखाई देगी। सर, आज भारतीय बैंकिंग के नज़रिए से देखें तो एक खबर लिक्विडिटी की क्राइसिस की भी थी कि 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की लिक्विडिटी बैंकिंग में कम है। तो आपको लगता है इसका संबंध भी फेड की इस खबर के साथ है? परोक्ष रूप से है, क्योंकि अब हमें देखना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी परिस्थिति में क्या फैसला लेता है। महंगाई 7% के आसपास है और सारे महंगाई के खाद्य महंगाई के सारे जो अलग अलग हिस्से हैं उनमें सब में, चाहे वो अनाज हो या दाल हो या दूध हो या स्पाइसेस हो, सब में महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही। आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने हाल में ही जब ये 2000 रुपये के नोट को लेकर फैसला किया था, उसके बाद बैंकों की लिक्विडिटी को और ज़्यादा कंट्रोल किया था और उन्हें एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंट्रोल मेजर के तहत लाया गया था। वो मेजर भी था जिसके कारण बाजार में लिक्विडिटी की कमी होती दिखाई दी है। अब रिजर्व बैंक के लिए बाजार का मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। उसकी वजह ये कि एक तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की संभावनाएं कम हो रही हैं, सारे आंकड़े 6%, 6.3% के आसपास हैं। ब्याज दरें अगर लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो डिफ़ॉल्ट के खतरे बढ़ेंगे, कर्ज चुकाने वालों के पर और ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। दूसरी तरफ महंगाई की जो परिस्थिति बनती दिख रही है अगले 6 महीने के दौरान, उस दौरान रिजर्व बैंक कोई भी उस मोर्चे पर कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। और ऐसी सूरत में अब हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां रिजर्व बैंक की ये पूरी कोशिश होगी कि वो किसी तरह से रुपए और ब्याज दरों के बीच एक सही संतुलन स्थापित करे।